बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है सेट नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप सेट 1 से लेकर 11 तक सॉल्व नहीं किया तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से जो है रुक्मिणी किरण का सारे का सेट निकाल के वहाँ से पढ़िए और अधिक से अधिक समय दीजिए पढ़ने में, क्योंकि जब तक अधिक नहीं पढ़िएगा तब तक आप सफल नहीं हो पाइएगा। और अधिक से अधिक बुक पढ़ने में समय दीजिए और उसके बाद सेट जो है सो ज़रूर बनाइए। मेरे साथियों, अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं सेट नंबर 12 से और क्वेश्चन नंबर 31 से। और क्वेश्चन नंबर 31 जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में लैंग्वेज दिया हुआ है और हम लोग पार्ट 2 से चलेंगे। तो पार्ट 2 में जो है सामान्य अध्ययन है, जिसमें कुल 40 अंक का है और 40 अंक जो है खूब अच्छा जो है प्रैक्टिस सेट है। और ये सामान्य अध्ययन पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 31 और इसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 का पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत भूमि का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितनी है, कितना डिग्री है। कहता है भारत भूमि का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना डिग्री है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। लेकिन कहता है अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो मेरे साथियों, अक्षांशीय विस्तार जो है 29 डिग्री है। कितना डिग्री है? 29 डिग्री है। ठीक है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश पर है, जबकि उत्तरी छोर पर 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश पर है। भारत मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार लगभग 29 डिग्री यानी कि 37 डिग्री 6 इंच उत्तर से 8 डिग्री 4 इंच उत्तर है। और भारत के मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर है, जबकि पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर पर है। भारत की भूमि का देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री है। तो इस साथ याद रखिएगा, इसका जो है 29 डिग्री है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा है। भारत कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल है। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश की समुद्र तट रेखा है। ठीक है। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी समुद्र तट रेखा है वे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली तथा पुदुचेरी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन 33 कहता है कि भारत के मुख्य भूमि की सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु के बीच की लंबाई कितनी है। उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु के बीच की लंबाई कितना हो जाएगा? तो मेरे साथियों, तो इसका हो जाएगा 3214 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये होगा उत्तरी एवं दक्षिणी। 2933 ये हो जाएगा पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम हो जाएगा। ये 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 और 2933 पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का कोई भी भाग एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल नहीं है। एनसीआर में कौन सा शामिल नहीं है? तो मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। एनसीआर में पंजाब राज्य का कोई भी भाग एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता है। केंद्र शासित प्रदेश राजधानी दिल्ली क्षेत्र अर्थात एनसीआर की सीमा सिर्फ 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा से मिलते हैं। एनसीटी दिल्ली के चारों ओर उससे जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है जिसे नेशनल कैपिटल रीजन अर्थात एनसीआर कहा जाता है। एनसीआर के तहत एनसीटी दिल्ली हरियाणा के लगभग 14 जिले, उत्तर प्रदेश के लगभग 8 जिले एवं राजस्थान के 2 जिले आते हैं। हरियाणा के जिले जो एनसीआर में सम्मिलित हैं वो है फरीदाबाद, नूह ए गुरुग्राम, चरखी, दादरी, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद एवं करनाल। उत्तर प्रदेश के जिले जो एनसीआर में हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर एवं हापुड़। ठीक है। इतने सारे आते हैं। और राजस्थान के 2 जिले अलवर एवं भरतपुर एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। एनसीआर याद रखिएगा, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल
नहीं पूछ रहा है कि नहीं है, तो पंजाब इसमें नहीं, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो ये हो जाएगा काली एवं तीस्ता, काली एवं तीस्ता हो जाएगा मेरे साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है मरखा घाटी निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। मरखा घाटी, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर चोटी मेरे साथियों, मरखा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। चुम्बी घाटी सिक्किम में स्थित है। दून घाटी, नीलांग घाटी, धर्मा घाटी, फूलों की घाटी, सुंदरिया घाटी तथा जोहर घाटी, ये सभी घाटियाँ उत्तराखंड में प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। तो याद रखिएगा कि मूर्खा घाटी जो है लद्दाख में है, ऑप्शन नंबर सी। मूर्खा घाटी लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कहता है कि गुरु शिखर किस पर्वत या पठार श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर चोटी अरावली पर्वत के आबू पहाड़ी पर स्थित है। आबू पहाड़ी में जैनियों के प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवारा जैन मंदिर स्थित है। बृहद हिमालय या महान हिमालय की हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या आगे चल, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की शिखर सर्वोच्च शिखर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 कहता है थाल घाटी दर्रा निम्न में से किसके बीच है। थाल घाटी दर्रा किसके बीच है, तो थाल घाट महाराष्ट्र राज्य में मुंबई नासिक के बीच है। ठीक है, थाल घाट पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है जो महाराष्ट्र के कसरा शहर के निकट है। थाल घाट मुंबई एवं नासिक के बीच मार्ग प्रदान करता है। मुंबई एवं पुणे के बीच मार्गों को भोर घाट दर्रा प्रदान करता है। तो इसका जो थाल घाट जो दर्रा हो जाएगा ये हो जाएगा मुंबई एवं नासिक में, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन 39 में कहता है कि बिहार में कोसी के मैदान पश्चिम में कौन नदी है। कोसी के मैदान के पश्चिम में कौन सा नदी है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कमला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन 40 कहता है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे। भारत संघ के संस्थापक कौन थे, तो भारत संघ के संस्थापक उपयुक्त में से एक से अधिक है। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। ठीक है, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में बंगाल में हुई थी। बंगाल में हुई थी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से डी हो जाएगा, क्योंकि आनंद मोहन बोस भी थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि झारखंड के देवघर जिला के किस गांव में ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रोहिणी। जगह का नाम है रोहिणी। झारखंड के देवघर जिला के रोहिणी गांव में ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। यह 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी गांव में 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मन लेस्ली तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी थी। और ये रोहिणी से कब स्टार्ट हुए थे, 12 जून 1857 को। ठीक है, आगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दी गई कूट के अनुसार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्रम के अनुसार इसको सजाना है। तो इसको पहला है जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी, 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। तो इसका जो है पहले कौन होगा, पहले जो होगा डॉक्टर सतपाल किचलू की जो गिरफ्तारी हुए थे, उसके बाद जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ठीक है, और उसके बाद 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुए थे। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 1 2 3।
तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। पहले कौन आया था, पहले आया था डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, और उसके बाद हुआ था 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। तो उसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44 का आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का शासक कौन थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन का शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम जो है ब्रिटेन के शासक थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और यह तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में 1930 से 1932 के दौरान हुए थे। ब्रिटेन के शासक के रूप में जॉर्ज पंचम का शासनकाल 1910 से 1936 ईस्वी तक रहा, और ब्रिटेन के शासक एडवर्ड अष्टम का शासनकाल जनवरी 1936 से दिसंबर 1936 तक रहा। ब्रिटेन के शासक जॉर्ज षष्टम का शासनकाल दिसंबर 1936 से फरवरी 1952 तक रहा था, और ब्रिटेन की गद्दी पर एलिजाबेथ द्वितीय का कार्यकाल 6 फरवरी 1952 से 8 सितंबर 2022 तक रहा है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, तो इसको तीनों गोलमेज सम्मेलन जो ब्रिटेन के शासक थे वो थे जॉर्ज पंचम, और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था, 1930 से 1932 तक। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 1930 ईस्वी में लाल कुर्ती आंदोलन किस भाग में चला था। लाल कुर्ती आंदोलन किस भाग में चला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत, ऑप्शन नंबर बी लाल कुर्ती। और इनके जो खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में चलाया गया था। किनके आंदोलन चलाया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में चलाया गया था लाल कुर्ती। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का आता है कि इलाहाबाद में 1857 विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था। अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो इलाहाबाद के 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कर्नल नील था। ठीक है, और हीरोज ने झांसी में विद्रोह का दमन किया था, और कर्नल नील ने इलाहाबाद में बनारस में विद्रोह का दमन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नल नील, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई थी। पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन 48 का आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है या किसी राज्य के विधान परिषद का उत्साधन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में है। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है अनुच्छेद 168 नहीं होगा, अनुच्छेद 171 नहीं होगा, अनुच्छेद 170 नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राज्य में विधान परिषद का सृजन या राज्य के विधान परिषद का उत्पादन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख जो है अनुच्छेद 169 में किया गया है। अनुच्छेद 169 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 169 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 169। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाने के क्रम में उत्पन्न बेरोजगारी की स्थिति, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया, मैथ का ज़्यादा नहीं, 8 से 9 क्वेश्चन है इसमें इस सेट में, और 8 से 9 को हम आंसर बता देते हैं, फिर जीके जीएस पर चलेंगे। तो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पे 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%, ऑप्शन नंबर सी 100%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। कहता है कि एक व्यक्ति अपने किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, किंतु उस पर 12.5% की छूट प्रदान करता है। यदि वह वस्तु को 875 में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है
इसका क्रयमूल्य जो हो जाएगा ये हो जाएगा 800, ऑप्शन नंबर सी 800 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कहता है 53 कहता है निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है, किसमें शांत दशमलव निरूपण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.1/5, ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर कहता है कि रूट अंदर 2+1 का होल क्यूब बराबर a+b रूट अंदर 2 है, तो a और b के सही संबंध ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा a-b बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बना के देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और उनका महत्तम समावर्तक 12 है, तो वे संख्याएं क्रमशः कौन सी है, वे संख्या क्रमशः कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 12, 24, 36, ऑप्शन नंबर सी 12, 24, 36। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन 56 कहता है यदि a बराबर 2/3 b और b बराबर 1/3 c है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2:3:9, ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थी ने एक परीक्षा में भाग लिया, 12 विद्यार्थी के प्रांतकों का औसत 80 है और शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। कक्षा के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 77, ऑप्शन नंबर ए 77 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 77 साल है। 7 साल पहले ए की आयु बी का 2.5 गुना थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो ये जाएगा 52 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 52 वर्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन 59 का आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ध्वनि का वेग का होता है। सत्य लेकिन ध्वनि का वेग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्दियों की तुलना में गर्मी अधिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि का वेग वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे कहता है कि एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम डैश के लिए परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोजन, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन। पौधों में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक है। चालिनी नलिकाएं संवहनी पौधों के फ्लोएम में पाए जाते हैं। इस चालिनी नलिका द्वारा भोजन पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधे से वृद्धि क्षेत्र में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है, कौन सा अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, प्रकाश बल्ब का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन। लेकिन जो हम लोग जो खाना बनाते हैं, जो चूल्हा होते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो चूल्हा होते हैं वो होता है निक्रोम के तार का बना हुआ रहता है। खाना चूल्हा जो बिजली से बनाया जाता है उसको जिसको हीटर कहते हैं वो निक्रोम के तार का होता है, नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि पौधों में फ्लोएम के निर्माण के लिए भाग लेने वाले कोशिकाएं क्या है, कोशिकाएं क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम के निर्माण के लिए विकल्प में एक से अधिक कोशिकाएं भाग होते हैं। फ्लोएम 4 तत्वों का बना होता है। चलनी नलिकाएं
चलनी नालिकाएं, कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदक, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के अवशिष्ट ऑप्टिक सेंटर 0 के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हासित छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है, और अब इनमें से कौन सा पहिए की गति को रोकेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैड और रिम के बीच का घर्षण, पैड और रिम के बीच का घर्षण, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था। किस शहर में हुआ था, तो ये हुआ था जयपुर में। 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभा के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ था। जनवरी 2023 में ही अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ था, और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2023 में नागपुर स्थित राष्ट्र संत सुतडोजी महाराज विश्वविद्यालय में किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 68। तो अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है। इसको राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा शांतनु गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी शांतनु गुप्ता। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता है। योगी आदित्यनाथ का बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट है, जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं। जो योगी आदित्यनाथ का बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। और रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक नारायण वाघुल का है। हाल ही में बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान के ऊपर डॉक्टर M.A. हसन द्वारा वार एंड वुमन पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा माया, ऑप्शन नंबर बी माया। माया भारत का पूर्णतः स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका निर्माण अब ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर किया है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चक्रव्यूह नामक एक एंटी मेलवेयर एंटीवायरस है। स्वाति नामक पर्वतीय रडार की हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया था, और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में हेरान ड्रोन मार्क 2 का शामिल किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इस पार्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित दिलीप मोहल नोबिस किस पेशे से जुड़े थे। किस पेशे से जुड़े थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डॉक्टर से। ठीक है, डॉक्टर पेशे से जुड़े थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 मेरे साथियों पार्ट 3 है सामाजिक विज्ञान। मेरे साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। झांसी की लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्वालियर में। कहाँ हुई थी, ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्वालियर। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी, तो लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी ये 18 जून 1858 को हुई थी। 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर के फूलबाग नामक स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक है। रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना कहा जाता है। क्रांति का द्वितीय शहीद वीरांगना कहा जाता है। 1857 क्रांति का प्रथम शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को कहा जाता है, और द्वितीय कहा जाता है झांसी की रानी को। ठीक है, झांसी में विद्रोह
सिपाही विद्रोह 1857 की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई थी और रानी झांसी की लक्ष्मीबाई की मृत्यु कालपी के युद्ध हीरोज से युद्ध करते वक्त हुई थी। और रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, मैं अपनी झांसी दूंगी नहीं। हीरोज ने लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी में अकेली महिला मर्द बताया था। तो इसमें ऑप्शन और आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई को अकेली मर्द किसने कहा था? वो कहा था हीरोज ने। ठीक है, तो 71 का लास्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर हुई थी। कब हुई थी? 18 जून 1858 को। और उनको अकेली मर्द किसने बोले थे? तो वो बोले थे हीरोज ने। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? कौन सा निम्न से राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो था द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। पायनियर समाचार पत्र ही ब्रिटिश सरकार के नीतियों का समर्थन करता था। भारत में समाचार पत्रों का जनक जेम्स ऑगस्टस हिक्की को माना जाता है। समाचार पत्रों में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन 73 कहता है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस्लाम शाह। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था। और इस्लाम शाह सूरी 1545 से 1553 शेर शाह के उत्तराधिकारी थे। और इस्लाम शाह ने घुड़सवारी सेना को 50, 200, 250, 500 टुकड़ों में बांटा था। इस्लाम शाह ने पैदल सैनिकों को 5000, 10,000 और 20,000 तक की बड़ी बड़ी टुकड़ियों में संगठित किया था। यह सैनिक संगठन दशमलव पद्धति से प्रभावित था। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर इस्लाम शाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो चंपारण में गांधी जी के आमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ल ने किए थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के उनके बारे में सुन लीजिए कि राजकुमार शुक्ल का जन्म 1875 चंपारण के सतबरिया गांव में हुआ था। राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार थे और तिनकठिया पद्धति का अनुबंध 1867 ईस्वी में किसानों के साथ किया था। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को चंपारण नील उत्पादन किसानों को समस्याओं के समाधान हेतु चंपारण आने के लिए आमंत्रण किए थे। कब किए थे? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बोले थे कि चलिए हमारे यहाँ, और उन्होंने आमंत्रण किए थे गांधी जी को। और चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। अगला बहुत भी क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामाओं कहा गया है भारतीय क्रांति की जननी। का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी इंडियन एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती इंडियन एसोसिएशन थी। 1883 ईस्वी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। और कांग्रेस शब्द USA से लिया गया है। याद रखिएगा मेरे साथियों, कुछ बता देते हैं कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस शब्द USA से लिया गया है। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। और 26 जुलाई 1876 में कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसे कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। तो इसके अनुसार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जूते हुए खेत
मतलब खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड या वेदिका एक पंक्ति में बनी हुई मिली थी। और कालीबंगा से सेल खड़ी तथा मिट्टी के मुहर एवं मृत भांड के टुकड़े मिले थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा मिर्जा मोहम्मद कासिम सुमेलित नहीं। तो मिर्जा मोहम्मद कासिम का साथ जाएगा पुस्तक इनायत खान द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखे गए? इनायत खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं 79 का। गंधार कला शैली डैश कला से प्रभावित थी। गंधार कला शैली डैश कला से प्रभावित थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनानी और रोमन से संबंधित था। यूनानी और रोमन से प्रभावित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सा लगान व्यवस्था आरंभ की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1820 में थॉमस मुनरो ने रैयतवारी लगान व्यवस्था आरंभ की थी। कौन सा रैयतवारी व्यवस्था आरंभ की थी? और रैयतवारी व्यवस्था के जनक थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे। और रैयतवारी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और असम क्षेत्रों में लागू की गई थी। रैयतवारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत को 51% भूभाग पर लागू की गई थी। रैयतवारी व्यवस्था में उपज का 55% लगान के रूप में देना पड़ता था। अब जितना उपजाते हैं उसका 55% जो लगान के रूप में देना पड़ता था। और रैयतवारी व्यवस्था में प्रत्येक 30 वर्ष बाद समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। कितने वर्ष बाद? 30 वर्ष बाद। और रैयतवारी व्यवस्था में किसानों की भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रैयतवारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है। आदि पर्व किस ग्रंथ का एक भाग है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आदि पर्व महाभारत ग्रंथ का एक भाग है। किसका है? महाभारत ग्रंथ का एक भाग है। आदि पर्व को महाभारत का प्रस्तावना कहा जाता है। याद रखिएगा कि आदि पर्व को महाभारत का प्रस्तावना कहा जाता है। महाभारत में 18 पर्वों का विवरण है। कितने पर्वों का विवरण है? 18 पर्वों का विवरण है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाभारत। आगे है क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज डैश जातियों में विभाजित था। जो चंद्रगुप्त के शासनकाल में मेगास्थनीज के अनुसार जो है समाज कितने भागों में विभाजित था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 वर्गों में। सॉरी, ये हो जाएगा 7 वर्गों में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 7 समाजों में विभाजित था, जो इस प्रकार है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनी भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। दास प्रथा के उल्लेख होने का कोई उल्लेख नहीं है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। और मेगास्थनी सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ठीक है, यूनानी राजदूत था। अर्थशास्त्र में कुछ शर्तें के आधार पर पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7 समाज के 7 जाति में जो से विभाजित था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि हड़प्पा, क्वेश्चन नंबर 83 पे हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है। कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो ये हो जाएगा सुरकोटगा। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा कालीन सुरकोटड़ा स्थल गुजरात में स्थित है। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अन्य नगरों में विपरीत यह नगर 2 दुर्गायुक्त भागों में है, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित है। आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है औरंगजेब की पत्नी रबिया उद
दुर्रानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बीबी का मकबरा मेरे साथी याद रखिएगा, तो बीबी का मकबरा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुरानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक महाराष्ट्र स्मारक महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह मकबरा औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम या रबिया उद दौरानी की याद बनाया गया था। औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम और अन्य नाम था रबिया उद दौरानी की याद बनाया गया था। इसे दक्कनी ताज या बीबी का मकबरा भी कहते हैं। दक्कनी ताज या बीबी का मकबरा भी कहते हैं। इसके वास्तुकार उताउल्लाह उस्ताद अहमद लाहौरी का पुत्र थे, ठीक है, और हंसपंत राय थे, ठीक है, इसके वास्तुकार थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का महाराष्ट्र। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में है और बीबी को जो इसका पत्नी का नाम था, औरंगजेब की पत्नी का नाम रबिया उद दुरानी, यानी कि या इसको और नाम का क्या कह सकते हैं, इसका और नाम हो जाएगा बेगम दिलरास बानो। बेगम दिलरास बानो बेगम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखा गया था NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी, NR नारायण मूर्ति। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन 86 कहता है 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा देश में स्थित एक पुरानी मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? यह हो जाएगा अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत महाविद्यालय के अवशेष पर बनाया था। और सरस्वती कंठाभरण नाम से चौहान वंश के विग्रहार चौहान चतुर्थ विशलदेव ने महिला का महाविद्यालय का निर्माण कराया था। मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 87। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव का शब्द का प्रयोग डैश हेतु के लिए किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमि के उपहार। भूमि के उपहार के लिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। 88 कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 1775 ईस्वी में। कब हुआ था? 1775 ईस्वी में हुआ था। 4 जुलाई 1976 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 1775 से 1783 के बीच अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया था। पेरिस की संधि 1783 ईस्वी के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1775 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन 89 कहता है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया? यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? मेरे साथी बताइएगा कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, यह नारा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया था। ब्रिटेन का अमेरिका में 13 उपनिषद था। सैमुअल एडम्स ने नारा दिया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यह नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने, ठीक है। सैमुअल एडम्स बोस्टन के चाय पार्टी से जुड़ा हुआ था। और 1773 चाय पार्टी कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। एटॉम्प एक्ट ब्रिटेन द्वारा 1765 में लाया गया था अमेरिका में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, वो था पोलैंड पर। द्वितीय विश्व युद्ध पोलैंड देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। और हिटलर ने 1 सितंबर 1939 का पोलैंड पर आक्रमण किया था और 3 दिसंबर को फ्रांस एवं ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी जर्मनी के विरोध। किसके विरोध किया था? तो जर्मनी के विरोध किए थे। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, जिसका समापन 1945 में हुआ था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः
हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त हिरोशिमा और 9 अगस्त नागासाकी पर। ठीक है, तो इसके अनुसार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोलैंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोलैंड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। क्योंकि राजस्थान में जो है सबसे कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है चार गैसों का सागर एक हिस्सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर का। उत्तरी अटलांटिक महासागर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? कौन सा स्थलरुद्ध देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी। स्थलरुद्ध देश है हंगरी, एक स्थलरुद्ध देश है। पूर्व अवस्थित देश वह देश है जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है। विश्व में कुल 44 देश भू अवस्थित है। सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कजाकिस्तान है। दोहरे भू अवस्थित देश लिंचेस्टीन एवं उज्बेकिस्तान है। मध्य यूरोप के पेनोनियन बेसिन में स्थित हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है। यह अल्पस पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर बुडापेस्ट है। इसके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। 94 निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा में भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग नगर में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। और देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। देवप्रयाग कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा में भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इसी नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होती है तथा अलकनंदा का उद्गम स्थल संतोपथ हिमानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। और देवप्रयाग कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। आगे है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। और ऑस्ट्रेलिया का जो है का सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरियन। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। यहाँ पर कई छोटे घास के मैदान एवं छोटे रेतीले पहाड़ एवं लवणीय झील पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत दक्षिण एशिया भाग में स्थित है। किस स्थिति में है? दक्षिण एशिया में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर दक्षिण एशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो भारत प्रायद्वीपीय आकार में पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत प्रायः भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित कुल 7 देशों को शामिल किया जाता है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। और भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। भारत का उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है तथा दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। याद रखिएगा, उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पैगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो इसके अनुसार 96 का लास्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण एशिया में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये जो है घास के मैदान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घास के मैदान से संबंधित है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को कहा जाता है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान कहा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को कहा जाता है।
पंपास पंपास दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना में घास के मैदान को कहा जाता है, ठीक है। और वेल्ड डाउन्स पंपास प्रेयरी स्टेपी पुष्टाज आदि शीतोष्ण घास के मैदान है। किसका घास का मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान है। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन 98 का आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हजीरा। हजीरा हजीरा बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में सूरत शहर में एक उपनगर और एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। गुजरात के कुछ बंदरगाह कांडला, बेदी, मुद्रा, जामनगर, ओखा और भावनगर आदि है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। मेरियाना गर्त मेरियाना गर्त डैश में स्थित है। मेरे साथी मेरियाना गर्त जो है वो है प्रशांत महासागर में स्थित है और मेरियाना गर्त की गहराई जो है 11,033 मीटर है। मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। तो मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो ये है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रशांत महासागर। आगे है अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कावेरी नदी का बेसिन आंध्र प्रदेश राज्य तक नहीं फैला हुआ है और कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के गोरंगू यानी कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी भारत में एक बड़ा जल प्रपात बनाती है जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी डैश उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। काली मिट्टी जो है कौन सी फसल के उपयुक्त होते हैं? तो काली मिट्टी जो है जूट, चावल, गेहूं के लिए उपयुक्त नहीं है मेरे साथियों। काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी को जो कपासी मिट्टी उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। काली मिट्टी को कपास उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। काली मिट्टी का स्थानीय रूप से रेगुर व करेल कपास, काली कपास मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए काली मिट्टी ज़्यादातर जो कपास फसल उगाने के लिए होता है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होता है। जल धारण करने की क्षमता अधिक होते हैं। काली मिट्टी सूखने पर गहरी दरारें पड़ जाती है जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाले मृदा भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी में लोहे चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो काली मिट्टी किसके लिए होते हैं? तो काली मिट्टी हो जाते हैं कपास के लिए। काली मिट्टी कपास के लिए हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिटा गया, कपास के लिए होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 का आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? सांस्कृतिक विरासत नहीं है तो ये हो जाता है रानी की वाव। रानी की वाव यूनेस्को का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है। रानी की वाव को वर्ष 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। रानी की वाव गुजरात के पाटन में स्थित एक बाबरी है जिसे सीढ़ीदार कुआं भी कहा जाता है। सीढ़ीदार कुआं होता है, ठीक है। और यूनेस्को को मूर्त विरासत स्थल भारत का 42वां स्थल शामिल है। तो इसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है विरासत नहीं? तो रानी की वाव। और रानी की वाव कहाँ है? गुजरात के पाटन में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 का आता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित है? कौन सा शहर जो है नदी के तट पर स्थित है? ये हो जाएगा सिलचर। सिलचर शहर जो है नदी के तट पर स्थित है। सिलचर से दक्षिण असम की प्रमुख नदियों में से एक बराक नदी निकटतम दूरी पर स्थित है। बराक नदी बेसिन में मासिम रामो चेरापूंजी स्थित है जहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सिलचर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 का आता है कि लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? किस रसायन की कमी पाई जाती है? तो ये हो जाएगा सिलिका। लेटेराइट मृदा में सिलिका रसायन की कमी पाई जाती है।
लेटेराइट एक लैटिन शब्द लेटेर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है ईंट होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। शैलों की टूट फूट से निर्मित होने वाले इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन चीज़ के लिए है, चाय, इलायची एवं काजू खेती के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। तो हो जाता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिलिका। आगे चलते हैं 105। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा जिले में फैले ज्वारनदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लेगुन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चिल्का झील, उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा जिले में फैले ज्वारनदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की झील है और उथला लेगुन है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लेगुन खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां मिलेगी? किस राज्य में सियांग और लोहित नदियां मिलेगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम में। अरुणाचल प्रदेश और असम में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल मृदा, ऑप्शन नंबर सी, लाल मृदा। आगे क्वेश्चन का आता है कि गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? तो यह बांग्लादेश तक विस्तृत है। और गंगा का निचला मैदान भारत के पड़ोसी बांग्ला तक विस्तृत है। निचला गंगा का मैदान उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले को छोड़कर संपूर्ण पश्चिम बंगाल में शामिल है। ठीक है, और निचला गंगा का मैदान हिमालय की तल छठी में से अंबाकार गंगा के डेल्टा तक फैली है। गंगा का निचला मैदान राजमहल पहाड़ियों के निकट संकरा हो गया है और गंगा का निचला मैदान का निर्माण प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश तक फैला हुआ है। आगे है क्वेश्चन 109। भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से डैश से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर जहां वर्षा होते हैं और सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मतलब सीमित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अल्प वर्षा क्षेत्र 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा का क्षेत्र कहलाता है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। भारत में लेह में सबसे कम वर्षा होते हैं। सबसे कम वर्षा कहाँ होते हैं? लेह में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। 110 का आता है कि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक रूप में लोहित नामक नदी है? लोहित नामक नदी है तो यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में इसको घटकों में से एक रूप में लोहित नामक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। याद रखिए मेरे साथियों कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 का आता है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वित्त आयोग हो जाएगा। वित्त आयोग पंचायतों में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों की समाप्ति पर वित्त आयोग की गठित करती है। राज्यपाल द्वारा ऐसे वित्त आयोग का गठन उपबंध अनुच्छेद 243(1) और अनुच्छेद 243(y) में उपलब्ध है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। क्वेश्चन नंबर 112 का आता है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है मेरे साथियों। ठीक है, तो याद रखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महावक्ता की नियुक्ति किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 113 कहता निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा अनुच्छेद 40 और भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 40 पंचायत राज से जुड़ा हुआ है। और भारतीय संविधान का 40 गांधीवादी दर्शन भारतीय संविधान में है। पंचायती राज का मूल यूनिट ग्राम सभा होता है। अनुच्छेद 40 में उल्लेख है कि ग्राम पंचायतों का गठन करेगा तथा ऐसी शक्तियों का वो प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है, क्वेश्चन नंबर 114 कहता है निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया था वो अपना प्रतिवेदन जमा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 280 के अंतर्गत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन प्रावधान किया गया है। प्रथम वित्त आयोग गठन के केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में हुआ था। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बताइएगा मेरे साथियों कौन होगा। ये होगा केसी नियोगी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्त की उम्र क्या है। क्या है इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा 65 वर्ष। तो उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारियों की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। भारत की न्यायिक व्यवस्था एकहरी तथा एकीकृत है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 65। मेरे साथियों अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा मेरे साथियों, और लाइक करना ना भूलिएगा। और अंत में आपको यही कहना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है, और अधिक से अधिक किताब पढ़ने की कोशिश कीजिए, समय दीजिए। जो भी काम है 15 दिन छोड़ दीजिए, कम खाइए, रात भर जाग के जो है पढ़ाई कीजिए, तभी जाकर सफल हो जाइएगा। नहीं तो एक एक पॉइंट से व्यक्ति छूट रहे हैं और छूटे हैं। मेरे साथ जीता जागता उदाहरण आपको जो फेज 1 था आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं ये किसके प्रति जवाबदेह होते हैं। तो वह जो होते हैं लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति उनके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री को विरोध अविश्वास प्रस्ताव कर दे तो समस्त जो मंत्रिमंडल को समाप्त त्यागपत्र देना पड़ता है। यहाँ पर सुन लीजिए फिर से कि यदि लोकसभा किसी एक मंत्री को विरोध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो उनके अनुसार से राइट आंसर जो है प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा केवल राज्यसभा दोनों। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कोई धन विधेयक होगा या नहीं होगा इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। स्पीकर का निर्णय न तो चुनौती योग्य है न ही वह वाद योग्य है। धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। मेरे साथियों तो धन विधेयक केवल पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, याद रखिएगा केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 119 कहता है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव ऑप्शन नंबर बी। मंत्रिमंडल सचिव ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे।
उप समिति के अध्यक्ष थे। इसका राइट हो जाएगा कि जेबी कृपलानी भारत की विधानसभा मौलिक अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहा जाता है। तो मेरे साथियों बताइएगा, यह जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 मेरे साथियों बहुत ही लंबा क्लास हो गया, विशेष जो है ये डिटेल देने के लिए। और एक चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष समावेशित किया गया था। किस वर्ष समावेशित किया गया था? जो ये किया गया था 2002 में, ऑप्शन नंबर सी 2002 में किया गया था। आगे चलते हैं, और यह 2002 में जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। क्या? और यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। याद रखिए मेरे साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। क्वेश्चन 124 अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच का संचार माध्यम है? कौन सा होगा? तो मेरे साथियों ये जो होता है प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 343, ऑप्शन नंबर बी 343। अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के विषय में वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1947 में। कब किया गया था? 1947 में किया गया था। आगे चलते हैं 27। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश के द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा काका कालेलकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काका कालेलकर। ठीक है, और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता काका कालेलकर द्वारा की गई थी। 29 जनवरी 1953 ईस्वी को काका कालेलकर की अध्यक्षता में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 128। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी 3 अनुसूचियां संघ राज्य और समवर्ती सूची को मूर्त रूप देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और सम्मान के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अनुच्छेद 87, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 87 ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह को विचार को दिया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है? भारत में महिला
साक्षरता दर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65.5% महिला साक्षरता दर है। और 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला दर केरल का है। और जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश की साक्षरता दर है 74.04%। 74.04%, जिसमें महिला साक्षरता जो है 65.46 है तथा पुरुष साक्षरता 82.14% है। महिला याद रखें मेरे साथियों, जो 65.5 दिया गया है यह 46 भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन सकल राष्ट्रीय घरेलू उत्पादक का तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक के बीच अंतर पूंजी मूल्यह्रास के बराबर होता है, पूंजी मूल्यह्रास के बराबर होता है। और इनके कई नाम से भी जाना जाता है, पूंजी अवमूल्यन या पूंजी मूल्यह्रास, पूंजी उपभोग भत्ता, स्थिर पूंजी उपभोग और घिसावट व्यय। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है कि व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है, कौन बनाता है, तो विश्व बैंक समूह बनाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय योजना आरंभ की गई थी। 2014 में कौन सा वित्तीय योजना आरंभ की गई थी, तो वह किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऑप्शन नंबर ए, PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। उसी वर्ष में देश की खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। जिस वर्ष FCI की स्थापना की गई थी उसी वर्ष गेहूं की भारी कमी भी की सामना भी करना पड़ा था, तो वो हो जाएगा 1965 में। ऑप्शन नंबर सी 1965 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। HDFC बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। HDFC बैंक का मुख्यालय जो है किस शहर में स्थित में साथियों, तो ये हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में जो HDFC बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ोदरा और कैनरा बैंक का बेंगलुरु, पंजाब नेशनल बैंक का नई दिल्ली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पे। क्वेश्चन 138 का आता है डैश किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इससे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है, एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 39 कहता है केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है, कौन सा विकल्प अपनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता। ऑप्शन नंबर इसका राइट सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में एंजल कर डैश से संबंधित है, भारत में एंजल कर डैश से संबंधित है यह स्टार्टअप्स। ऑप्शन नंबर सी स्टार्टअप्स। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की राजवित्त नीति का भाग नहीं होता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। ऑप्शन नंबर ए स्टाम्प शुल्क। अगला क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। किस अर्थशास्त्री ने, तो यह किए थे BKRB राव। BKRB राव ने अर्थशास्त्री भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने के में सक्षम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्यातकों पर अधिक कर लगाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कहता है जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है
तब जब किसी वस्तु मूल्य में कमी आती है तो मांग बढ़ती निश्चित है। कोई भी वस्तु उसको जब कमी आएगा तो मांग उसका बढ़ेगा ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 147 कहता है मांग के लिए होना जरूरी है। मांग के लिए होना जरूरी है तो क्या होना जरूरी है? ये हो जाएगा वस्तु की इच्छा, साधन, खर्च करने की तत्परता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148, यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो क्या होगा? यदि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो वस्तु मांग घटती है, वस्तु क्या हो जाएगा? माल घटने लगती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, मांग के नियम के कारण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथी, बताइएगा कि 120 मार्क में कुल कितना मार्क्स आया। मेरे साथियों जम के तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और 150 क्वेश्चन नंबर 150 कहता है रुचि तथा फैशन में परिवर्तन होने से मांग होती है। किसका? रुचि तथा फैशन में परिवर्तन होने से मांग होती है। यह हो जाएगा परिवर्तित। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मेरे साथियों चैनल पर आप पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और सेट प्रतिदिन आप 3 सेट प्रतिदिन बनाइए। रुक्मिणी किरण और किरण का जो है एक 6 to 12 एक अलग है, बहुत अच्छा वो भी प्रैक्टिस सेट है। और क्वेश्चन कहाँ से पूछ देगा ये कोई नहीं जानता है। बीपीएससी है, क्वेश्चन कहीं से भी आपको दाग सकता है। इसलिए मेरे साथियों तैयारी अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन कहीं से पूछे, चाहे कोई भी चीज़ से पूछे, आप उसका जवाब दीजिए। मेरे साथियों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर कोई तरह की दिक्कत हो मेरे साथियों तो वो भी लिखिएगा। अगर हमें कहीं पर बोलने में त्रुटि हो तो वो भी मेरे साथी बताइएगा। इसमें कोई हिचक की बात नहीं है। अगर हमें लगता है कि कोई त्रुटि है तो हम अपने आप को सुधार करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।